नमस्कार नवनीत जी। नमस्कार अवनीश नीलेश जी। अच्छा, आज हम जो शनि महाराज का जो बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, हाँ। 6 ग्रह को लेकर, उसके हाँ। बारे में कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। हाँ। और हमारे साथ में भारतीय विद्या भवन के नवनीत प्रजापति, जो गुजरात में बेस से है, वास्तु एक्सपर्ट भी है और ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विशारद भी है। और अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस है वास्तु शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में, और न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाते हैं। तो नवनीत जी, ये मीन राशि में जो शनि महाराज का जो गोचर है, हम्म। इसके बारे में क्या नया है और क्या आप बताने जा रहे हैं? और ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, आप शुरुआत कीजिए। चलिए ओके। चलते हैं। जैसे नीलेश जी आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लेनेट इस बार ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि के अंदर। आने वाले 2 दिनों के बाद मतलब 30 तारीख को, जैसे हम लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसी के दिन ये ट्रांजिट जो है उसमें आपको 7 ग्रह देखने को मिलते हैं। 6 ग्रह ज्यादा हम इम्पैक्ट में लेते हैं। 7वें ग्रह जिसको नेपच्यून है उसको हम काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं वहां पे नेपच्यून को भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो 6 ग्रह है वो मीन राशि में है। आपको पता ही है कि ये 6 ग्रह है: बुध, शुक्र, सूर्य, शनि, चंद्र और राहु। बता के टोटल 6 ग्रह है। हमारे जो 9 ग्रह है उसमें से 6 ग्रह तो खाली एक ही राशि में भरे पड़े हैं। तो अभी आप मीन राशि के अंदर ट्रांजिट का जो ये 6 ग्रहों का जो योग है, बराबर बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। आपको पहले है कि 2-3 महीने पहले ये सभी प्लेनेट एक अलाइन में आए थे। उसी तरह से बोलते हैं कि ये जो 6 के 6 ग्रह है एक ही राशि में जब जा रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और किसी की फेवरेबल साइन है, किसी की नहीं है। किसी के लिए उच्च की राशि है तो किसी के लिए नीच की राशि है। ठीक है। प्लस यहाँ पे नेपच्यून, जो शुक्र का हायर ऑक्टेव माना जाता है, वो भी इसका रोल इसमें काम करेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। ऐसे देखा जाए तो 30 मार्च के सुबह के समय में लगभग 8:12 पे जो लग्न उदित हो रहा है वो है टॉरस लग्न। टॉरस साइन मतलब वृषभ राशि उदित हो रही है। और आपको पता ही है कि राशि के 3 स्वभाव होते हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो उसमें से स्थिर राशि उदित हो रही है टॉरस, बराबर, मतलब स्थिरता देने वाला काम कर रही है। स्थिर लग्न के लिए जो है, बराबर, आपको पता ही है कि मारक बाधक जैसे बात करेंगे हम लोग। तो 30 तारीख को बोलते हैं 8:12 मिनट पर बोलते हैं कि स्थिर लग्न उदित हो रहा है D1 चार्ट के अंदर। और D9 चार्ट के अंदर बोलते हैं कि कैप्रिकॉन राइज हो रहा है। एक चर है, एक स्थिर है। तो एक जगह पे चर राशि राइजिंग है, एक जगह पे स्थिर लग्न राइजिंग है। कैप्रिकॉन है राइजिंग, तो आपको पता है वो भी शनि का ही लग्न है। और शनि का भी ट्रांजिट है। काल पुरुष कुंडली का 10वां भाव जो रहे उसका स्वामी एक्टिवेट हो रहा है इनर से। और ट्रांजिट के अंदर बोलते हैं कि हम लोग को पता है कि केंद्र के जो भाव है 1, 4, 7, 10 भाव जो है वो पिलर माने जाते हैं, बराबर। तो जो धनु लग्न है उनके लिए एक पिलर के अंदर ही इसकी एंट्री हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी लग्न के हिसाब से एक पिलर में से निकल के दूसरे पिलर में जा रहा है। धनु लग्न के लिए अगर देखा जाए तो उनका जो फोर्थ हाउस है वहां पे बता के शनि महाराज एंट्री करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि टॉरस साइन के लिए, चर लग्न के लिए, स्थिर लग्न के लिए और द्विस्वभाव लग्न के लिए कौन कौन से भाव बाधक होते हैं वो आपको पता होगा। और नहीं पता रहता है तो चर लग्न के लिए 11वां भाव बाधक होता है।
स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव बाधक रहता है और द्विस्वभाव लग्न के लिए 7वां भाव बाधक रहता है। तो यहाँ पे टॉरस लग्न है, उसका जो 9th हाउस है वो उसके लिए बाधक बनने वाला है इस बार। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो स्थिर लग्न उदित हो रहा है, कोई भी लग्न देखा जाए तो उसकी अवस्था से पता चलता है। आपको पता होगा कि कुछ लग्न एकदम युवा अवस्था में रहते हैं, कोई बाल्य अवस्था में रहता है और कोई कोई वृद्ध अवस्था में रहता है। तो अगर लग्न का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए हम लोग, तो बहुत ही स्ट्रांग लग्न जो बनेगा लगभग 9:25 के आजू बाजू के अंदर देखने को मिलेगा, जो स्टार्ट होगा 20 डिग्री के आजू बाजू में देखा जाए तो ये लग्न देखने को मिलेगा। 9:25 के आजू बाजू में जैसे मैंने देखा है 20 डिग्री का लग्न मिलेगा। और 20 डिग्री के लग्न के टाइम पे टॉरस लग्न जो है उस टाइम पे रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। आपको नक्षत्र के बारे में अगर ज्ञात हो तो रोहिणी नक्षत्र है, उनका जो डेइटी है, मतलब गॉड जो है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा का काम है होना है कोई भी क्रिएट करना, सर्जन करना, बड़ा न्यू क्रिएटिविटी डेवलप करने का, ऐसा है। न्यू सर्जन करना ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर उस टाइम का अगर आप कुंडली देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो असेंडेंट है, मतलब पहले भाव का जो मालिक है, मतलब हम लोग बात करेंगे कि लग्न, इसका जो मालिक है वृषभ है, उनका मालिक जो है शुक्र है, वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में गया है। और जो मीन राशि है उसका मालिक गुरु है, जो स्वामी गुरु है वो लग्न में आया है। तो यहाँ पे दोनों का हम परिवर्तन देख सकते हैं। सॉरी। तो दोनों का परिवर्तन दिख रहा है, मतलब लाभेश और लग्नेश का परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लग्नेश और यहाँ पे षष्ठेश, बराबर, उसका भी मालिक वहीं पे गया है। तो लग्नेश और षष्ठेश लाभ भाव में गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने की चीज है, लग्नेश और षष्ठेश, है ना, लाभ भाव में गया है। दूसरा यहाँ पे धनेश और पंचमेश भी बोलते हैं कि लाभ भाव में गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लग्नेश और पंचमेश की युति हो गई। देखो एक टाइप का राजयोग माना जाता है इसमें, लग्नेश और पंचमेश की युति, बराबर, धनेश की भी युति, बराबर। तो धनेश, पंचमेश और लग्नेश की युति, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी ये 11वां भाव तो आपको पता ही है कि डिजायर का भाव है, इच्छा का भाव है। और वहां पे ये धनेश, पंचमेश, लग्नेश और षष्ठेश, बराबर। षष्ठेश जो है अपना खुद का प्रॉफिट बताता है, इनकम बताता है। और यहाँ पे लग्नेश खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो मतलब काफी ऐसी उनकी जो इच्छाएं हैं वो इनकम के सोर्स के जरिए पूरी होने वाली है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुंडली का जो 9वां भाव है, जहाँ पे मकर राशि है, और 10वां भाव जो है वहां पे कुंभ राशि है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक दोनों का होकर मीन राशि में गया है। मतलब कर्म का मालिक जो गया है गुरु की राशि में गया है, गुरु के पास गया है सलाह लेने के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। या अनुभव शेयर करने के लिए, या कोई भी चीज ज्ञान लेने के लिए गया है, ऐसा बोल सकते हैं। उनकी जस्ट एंट्री होने वाली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सूर्य जो है वो चौथे भाव का मालिक है। चौथे भाव का मालिक मतलब जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, उसका मालिक जो है वो मीन राशि में गया है, बराबर, वो भी इच्छा पूर्ति स्थान में। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इस बार बनेगी, वाहन खरीदे जा सकते हैं, या कोई भी लग्जरी आइटम आने के चांसेस है। तीसरा भाव जो रहता है यहाँ पे बोलते हैं कि कर्क राशि है, उसका मालिक जो है चंद्र, वो भी बोलते हैं कि लाभ भाव में गया है। शॉर्ट जर्नी से आपको काफी अच्छी बेनिफिट मिल सकती है, बराबर। तो यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं कि 11th हाउस के अंदर
आके बैठ गए हैं। अभी 11th हाउस जो डिजायर है, वहां पे इधर इतने सारे आपको अच्छे भी राजयोग मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन विशेष भाव से अगर मैं बताना चाहूं, तो ये जितने भी ग्रह है, ये सभी की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर गिर रही है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य बताता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। या मैं कहना चाहता हूं, पंचम भाव आपका तंत्र मंत्र, आदि शक्ति या साधना के बारे में बता रहा है। उसमें स्थिरता देने का काम शनि महाराज कर सकते हैं। प्लस पांचवा जो भाव है आपकी कुल देवी के बारे में भी बता रहा है। तो यहाँ पे कुल देवी की ब्लेसिंग बहुत अच्छी तरह से आपको काम करेगी, क्योंकि जो भी प्लेनेट यहाँ पे 11 भाव में बैठे हैं, उसका जो पावर रहेगा वो उसके बराबर एग्जैक्टली अपोजिट साइन में रहता है। तो यहाँ पे कन्या राशि बताती है, और कन्या राशि बोलते हैं कोई भी काम अगर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप 11th हाउस के बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि 11वें भाव की बहुत सारी चीजें आपको इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि 11वां भाव के अंदर जितने भी प्लेनेट है वो बहुत सारे हाउसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि 11वें भाव के अंदर जो इतने ग्रह है, वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, या इनका बेनिफिट भी आप रेमेडीज करके ले सकते हैं। बराबर। तो इनके ग्रहों की पूजा, जैसे शुक्र की है, चंद्र की है, सूर्य की, बुध की, राहु की, शनि की, ये आप उनकी पूजा करके भी उनका बेनिफिट ले सकते हैं। बराबर। कम से कम एक एक माला तो सबकी जाप करनी चाहिए, जिसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि सभी के सभी दृष्टि कर रहे हैं पंचम भाव में, तंत्र मंत्र के भाव के ऊपर, साधना के भाव के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इन ग्रहों की बेनिफिट्स लेनी चाहिए। और इस दिन नवरात्रि भी गिर रही है, तो सोने पे सुहागा है, प्रथम दिवस है, तो माता जी की विशेष कृपा आप उस दिन ले सकते हैं। कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अ, माता जी की कृपा के लिए आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर के छत की तरफ है, बाम्बू का बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा डंडा लीजिए, और उसमें एक ऑरेंज रंग का या भगवा रंग का जो बोलते हैं कि झंडा लगाइए। वो शुभ कामनाओं के साथ, कि आपकी विश के साथ उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो काफी कुछ अच्छा परिणाम इसमें देने को मिलेगा। खास करके धनु राशि के लिए मैं बात करेंगे। यहाँ तो हम लोग गोचर की बात करें, गोचर का भी इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इनका बेनिफिट सब लोग ले। इतना ही ऐसा बताएंगे। इससे ज्यादा तो हम आने वाला समय जो है क्या इम्पैक्ट देगा, वो हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे। तो इनके काफी बेनिफिट्स मुझे लग रहे हैं कि इस नवरात्रि के समय पे आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और बेनिफिट लेना चाहिए। इसके अलावा शनि महाराज जो है, काल पुरुष कुंडली की जो 12वीं राशि है, जिसको मोक्ष की राशि बोला जाता है, कुछ भी चीज लेट गो करने के बारे में बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो बिलीव बोले गॉड के ऊपर रहना चाहिए। आपकी डेली रूटीन के अंदर बोलते हैं कि साधना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये भी एक बेनिफिट है। बाकी नीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नवनीत जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हेलो, आपका माइक म्यूट है। हाँ, यस सर। अच्छा, मैं ये बता रहा था, अगर आप गोचर कुंडली को, आप जो जो एक गोचर कुंडली बताइए, हाँ, टॉरस गोचर को। वृषभ लग्न की। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो पनफर भाव है, 2, 5, 8, 11 सबके सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जो जनरली वेल्थ गिविंग हाउसेस है, दूसरा धन भाव है, पांचवा भी पूर्व पुण्य है, किसी न किसी में अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। आठवां भी अचानक, वो तो सडनली आपको गेन देता है। 11 भाव तो आपकी डेली इनकम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब के सब भाव जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे एक नजर से,
तो 2, 5, 8, 11 लग्न सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तो यहाँ पे गेन गेन की जो स्ट्रेंथ है, लाभ जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है जबरदस्त बनी हुई है। अगर अगर हम महादशा से लेके प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेटिव को कहीं ना कहीं गेन तो होगा ही होगा। तो सही बात है। क्या बोलते हो, बरोबर है कि नहीं? हाँ सही, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे भाव एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं और सबके सब पंचम भाव की तरफ देख रहे हैं। बराबर। हम्म। पूर्व पुण्य की तरफ देख रहे बरोबर। हैं, तो आपके अगर बरोबर। नसीब में होगा, पुण्य में लिखा होगा, तो सही डेफिनेटली बात है। मुझे मिलने के चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी हम्म। हम अपलोड करेंगे, तो सबके मन में एक प्रश्न तो उठता होगा, ये तो भाई गोचर कुंडली लगा ली, हमको तो अपने हॉरोस्कोप से हिसाब से हमारी जो जन्म कुंडली है, हम्म। जैसे किसी का मिथुन लग्न है यानी कि जेमिनी साइन का लग्न उदित हो रहा है, या समझो किसी का स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लग्न है, तो आप ये पूरा का पूरा उस रोटेट करके देखिए, आपको क्या अपने आपको एक बात तो श्योर है कि हम्म। यहाँ पे आप देखिए कि लाभ, गेन, प्रॉफिट आपको पक्का होगा, क्योंकि सबका सब वेल्थ गिविंग हाउसेस है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं गोचर में ये सब चीजें आपको, आप गौर से देखेंगे तो आपको बरोबर उसमें पता चलेगा। और दूसरी एक बात मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, हम्म। कि जो मीन राशि है, तो काल पुरुष कुंडली की मीन राशि जो 12वें भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं हमें किस पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो मोक्ष, क्योंकि जो 4, 8, 12 है वो मोक्ष भाव है। कोई हम्म। ना कोई जो पुरानी चीज छूटेगी और नई चीज एंटर करेंगे। हम्म। कोई ना कोई चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा कि नई चीज को एंटर करने के लिए, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अरे बार अभी अब तो 2 साल ही हुआ है, अभी मैं ये पैंट लाया हूँ, पैंट अपना शर्ट पैंट है, तभी वो तब को छोड़ना, क्योंकि आपको नया पैंट शर्ट आपको पहनना है तब परचेस तभी करोगे जब भी जो पुराने कपड़े आप दान में दे दोगे या किसी को कबाड़ी वाले को दे दोगे तभी कुछ नया आएगा। तो ये जो ट्रांजिट है इसी तरह काम करेगा, क्योंकि मीन राशि में पूरा का पूरा खेल है इसके अंदर, आप देखोगे गौर से। तो कोई न कोई चीज छूटेगी, कोई आपको कुछ आपको देना पड़ेगा, मन मार के लो या फिर अपने खुशी से दो। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको ये वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और एक मैं बात बताऊं, अगर काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे, तो 9वें भाव में धनु राशि आती है और 12वें भाव में मीन राशि है, यानी कि गुरु का घर है। हम्म। अगर नवम से हम फोर्थ हाउस गिनेंगे तो ये गुरु का घर है, मीन राशि। हम्म। तो कहीं ना कहीं गुरु के घर में ये सारे के सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। हम्म। तो तो यहाँ पे कोई ना ऐसे भी कोई। कह सकते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका गुरु को सुनना भी पड़ेगा, आप गुरु क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे ध्यान से सुनिए। और मोक्ष की राशि है, तो कहीं ना कहीं अपना जो ईगो है, आपकी इच्छा है, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे, अगर ये टॉरस लग्न है गोचर में है ही, और अगर हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं यहाँ पे, तो कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक यहाँ पे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि आती है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छा है, और एक्वेरियस का जो को लॉर्ड है राहु है, तो वो इच्छा बढ़ाने का काम करता है। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये एक्वेरियस का जो साइन है कालपुरुष कुंडली में, यहाँ पे अगर मीन राशि आई हुई है, बरोबर, हम्म। तो आपकी जो जो इच्छाएं है, जो भी चीजें हैं, मीन राशि क्या बताती है, त्याग, भावना, छोड़ना, मोक्ष। मोक्ष कभी समझो, मैं एक बहुत अच्छा फनी आपको एग्जांपल लेता हूँ, कि भाई कोई नया नया कपल मैरिड हुआ है, उनके घर में उनके मामा जी आ गए और 2 महीना ढामा डाल दिया, तो वो बोलेंगे यार कभी जाएंगे कभी जाएंगे, अचानक मामा ने बोल दिया भाई कल सब की ट्रेन है मैं जा रहा हूँ, तो दोनों कपल बोलेंगे हाँ, छुटकारा मिला, अभी जाऊंगा आराम से हम रह पाएंगे। तो ये मोक्ष मोक्ष जो हम बताते हैं, वो मोक्ष कई तरीके के होता है, कई तरीकों से होता है। दुख का मोक्ष होता है, हैप्पीनेस का मोक्ष होता है, कि ज्यादा कुछ चीजें ज्यादा हो जाती है तो भी बोलते हैं बस बस अभी इतना ही तो भी बंद होना चाहिए। तो मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है छोड़ना, त्याग बहुत चीजों का है, वो आपके आपकी समझ के ऊपर निर्भर है कि आपको किस समझ से आप मोक्ष का अर्थ अपने जीवन में लेते हो। तो नवनीत जी, तो मैंने हम्म। तो ये बता दिया आपको, मेरे जो समझ में आता है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने मेरी मुझे मेरे गुरु ने, जो भारतीय विद्याभवन में हमारे जो गुरु जी जितना हमको सिखाया गया है 5 साल में, हम्म। तो जितना भी मुझे आता है, जितना समझ में आता है, जितना नॉलेज मैंने बता दिया। और एक यहाँ पे एक बार बात बताऊंगा, हम्म। तो एक बात ध्यान में रखिए कि सभी कुंडली और सभी जो हॉरोस्कोप है, जो लग्न, हर एक का अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं आप एक एक बात ध्यान में रखिएगा, कि जो शनि महाराज मीन राशि में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 2 भाव एक्टिवेशन में होगा, और 2 भाव में से किसी एक भाव का जो स्वामी है, वो भी एक्टिवेशन होगा। तो वो
चीज को लेकर आप कॉशियस रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, सेफ्टी लीजिए। जैसे धनु लग्न है, तो धनु लग्न में आप गौर से देखेंगे तो लग्न स्थान, छठा भाव और दसम स्थान, दसम भाव में जो कन्या राशि आती है, जो कालपुरुष कुंडली की छठा भाव है, तो वो तीनों सब पूरा उसके चपेट में है। यानी कि छठा भाव, और अभी जिस समझो किसी का शुक्र भी बैठा हुआ है लग्न स्थान में धनु है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इवेंट हुई, तो उनको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो छठा भाव आपका लोअर एब्डोमेन बताता है, आपके आंतों बताता है। और शनि महाराज तो आपको पता है, जब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी का दृष्टि जाती है शनि महाराज की, तो वो उसको स्लोली ने वो चीज को थोड़ा डिले कर देते हैं, वो थोड़ा चीज को थमा देते। जै- डेली रूटीन कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, जिम में जाइए। तो अगर ऐसा है कि किसी दो भाव शनि महाराज के चपेट में है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, उसका स्वामी भी चपेट में है कहीं ना कहीं, तो बीच कॉशियस, सेफ रहिए, प्रिकॉशन लीजिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है गोचर के पहले, तो वो आप समझ के ले लीजिए। तो नवनीत जी आप बताइए, और कैसा अभी आगे और कुछ पॉइंट रहे तो बताइए आप। अभी जैसे उन्होंने बताया कि धनु लगने के लिए, जैसे हम लोग खाली अगर गोचर कुंडली को ही लग्न कुंडली मान ले, तो ट्रांजिट के अंदर देखो शनि महाराज की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो लग्न के ऊपर पकड़ी हुई है। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो देखो कन्या राशि पे ब्लॉक है, और यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो है, बराबर। तो आपके लग्न, पंचम भाव और इसमें अष्टम भाव आपको बराबर क्लच में है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से अंदर लगा के देखिए किस तरह से आपको क्लच महसूस कर रहे हैं। तो इस बार आप शनि के प्रभाव से बदल के आपके तीन जगह तो इम्पैक्ट होने ही वाली है। एक तो शनि जहां बैठे हैं वहां तो कंफर्म इम्पैक्ट देने ही वाला है। प्लस साथ साथ में बोलते हैं कि लग्न को, मतलब इसकी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से भी वो इम्पैक्ट देने वाले हैं। यहाँ पे और एक बात मैं बताऊंगा कि शनि महाराज का गोचर जब भी किसी राशि में होता है, तो तकरीबन वो धीरे 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 शुरुआत करते हैं, और जहाँ पे वो बाउंड्री का लिमिट बांध देते हैं। जैसे हमको बोलते हैं कि आप जब भी कोई नया आप परचेस करते हो, जमीन लैंड एक्वायर करते हो, तो हमें बाउंड्री बनानी पड़ती है। तो वो आप हमेशा ध्यान में रखिए, शनि महाराज जब भी कोई भी राशि में एंटर होता है, तो आपको सिखाने के लिए, यानी कि आपको डिसिप्लिन, आपको समझ के शांति से, धीर गंभीर से, आराम से काम करना है, नहीं जल्दबाजी में काम करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिए, तो आप आराम से काम कीजिए, ठीक है। तो नवनीत जी आपको अभी आप कुछ कहेंगे आप यहाँ पे? एक चीज और सर, इसमें नीरज जी मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। शनि जो है बहुत धीमा ग्रह है, ठीक है। जैसे आपने बरोबर, बताया कि कोई भी चीज को स्लो डाउन करने का काम करता है, सही बात है। सब चीज को स्लो कर डालेगा। हम सोचेंगे भाई शनि आया है तो सब काम मेरा अच्छा हो जाएगा, नहीं। शनि सब काम को स्लो कर डाले। अभी आप पिछले 2-2.5 साल को अंदर देखेंगे तो शनि महाराज कहाँ थे? काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव, मतलब मकर राशि के अंदर थे, कुंभ राशि के अंदर थे। तो कुंभ राशि के अंदर जितनी भी चीजें सब स्लो डाउन कर दी थी, कोई स्पीड में नहीं जा रहा, सब काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। आदमी एकदम मंदी का जैसा माहौल तैयार किया है। अभी जैसे यहाँ पे शनि महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब मीन राशि के अंदर, तो काल पुरुष कुंडली का जो 12वां भाव है, जो जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बराबर, या फॉरेन लैंड भी बोल सकते हैं, बराबर। तो वहां वहां पे से लोग सेविंग करेंगे, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अभी शनि महाराज मीन राशि में आ गए हैं, ठीक है। तो वहां पे वो इम्पैक्ट ज्यादा देने वाले हैं। फॉरेन लैंड के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन में काफी चेंजेस, या शनि जो है गुरु की राशि में गया है, तो एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया लॉस और सब लाने का काम भी शनि महाराज कर सकते हैं, बराबर। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, ऐसा भी है, हाँ। कि गुरु महाराज की राशि में तो गुरु महाराज और शनि महाराज दोनों न्यूट्रल है। अगर आप मैत्री चक्र देखोगे तो दोनों हम्म, न्यूट्रल में काम करते हैं, बरोबर ना? ये भी एक हाँ। पॉइंट है। हम्म। तो यहाँ पे शनि महाराज जो है वो तो ऑयली ग्रह है, मतलब चिकना ग्रह है। और ये क्या करता है, अभी इन्वेस्टमेंट भाव में कर शनि महाराज आ जाए काल पुरुष कुंडली के, तो जल्दी सेविंग छोड़ेगा नहीं, बराबर। खर्चा करने से पहले 50 बार सोचेगा, तो वो भी इम्पैक्ट यहाँ पे देगा। ऐसा भी है यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप देखोगे, तो अगर आप आपके खर्चों में बहुत कटौती आ जाएगी, आप अपने आप बोलोगे यार इतना फजूल खर्ची नहीं करना, आपका मन ही नहीं करेगा। पहली हाँ। बात तो है।
दूसरी बात है कि आज जो आपका जो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी लॉन्ग टाइम में करोगे, लॉन्ग टर्म में तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम्म। दूसरी बात ये भी है कि गोचर है जो जन्म कुंडली के हिसाब से आप देखोगे, लग्न के हिसाब से हर एक जो भी जिसका जो जो लग्न है, जैसे वृश्चिक लग्न है किसी का, किसी का लियो साइन है, लियो एसेंडेंट है, तो आपके बॉडी पे इम्पेक्ट करेगा। अगर मून की कुंडली, चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखोगे तो आपके मेंटल स्टेट पे इफेक्ट करेगा। पर कहीं ना कहीं कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में शनि का गोचर आपको यही सिखाएगा, खर्चा कम करो, बाउंड्री लिमिट में रहो, लिमिटेशन में रहो, और जितना हो सके उतना जैसा मैं बताया कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मत पड़ो। और यहाँ पे 12 जो भाव है, कहीं ना कहीं आपकी जो लेफ्ट आई है वो भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी तकलीफ होना वो भी दिखता है यहाँ पे, बराबर ना तनुज जी? हाँ, एक और चीज है, जैसे मीन राशि है जिसमें हमारे जो पैर के तलवे हैं, हम लोग बोलते हैं फुट, हाँ बराबर, पैर के तलवे उसमें भी दिक्कत आने की संभावना ज्यादा है दिक्कत यहाँ पे। आने के, शनि महाराज स्लो डाउन करेगा तो उसमें खिंचाव पर लाने का काम भी कर सकता है। स्नायु वगैरह बट में दर्द होना वो भी चालू हुआ है, क्योंकि शनि जब भी बड़े मंदगामी गोचर ग्रहों का गोचर होता है तो उसके 1-2 महीने पहले ही तकरीबन इफेक्ट आना चालू हो जाते हैं, जहां तक मेरा मानना है। अभी आप ज्यादातर देखेंगे कि अभी लास्ट 1 मंथ से लोग लेग्स पेन, बॉडी पेन, उनका ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। आप लोकल में भी, आप कहीं पे भी ऑब्जर्व करेंगे, भले मार्च मंथ है लेकिन मार्च मंथ के अंदर भी लोगों के पैर पेन होना, सूजन देना, ये कॉमन चीज देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट पहले से दिखना चालू हो रहा है। ठीक है नवनीत जी, और अभी आप तो यहाँ पे हम अभी जो वीडियो यहाँ पे पॉज अपना स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा करें, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब में इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं हम्म। शनि महाराज के गोचर को लेकर। पर हमने सोचा कुछ नया लेके आते हैं, और एक कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं इसको समझे, सोचे समझे, और अपनी कुंडली पे अप्लाई करें। तो नवनीत जी, ये प्यारा सा वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं और खुद को भी आपने भी धन्यवाद। सपोर्ट दिया, आ, आपने भी सपोर्ट दिया, आ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। ये तो मैं हमारे हर एक सब्सक्राइबर को, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको मैं विनती करूंगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसके लिए कि जो लोग वीडियो, अलग अलग वीडियो देख के जो अपना कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। समझिए किसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट, थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी। ठीक है नवनीत जी, ओके। मिलते हैं। और ओके। अभी तो ये वीडियो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ओके। मिलते हैं। ओके सर।